हिंदी ऑनलाइन अधिगम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से हैं और अपनी तैयारी निरंतर जारी रखे हुए हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सीटेट में इम्पोर्टेंट रहने वाली हिंदी शिक्षण विधियाँ। आज जो मैंने क्वेश्चन इसमें लिए हैं वो पहले सीटेट पेपर में आ चुके हुए क्वेश्चन हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और शिक्षण विधियों के क्वेश्चन ज़्यादातर क्या होता है कि ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, यही वाले क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप क्लास पूरी देखिएगा। इसका पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट में और भी क्वेश्चन मैं आगे के लेकर आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना, सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना, भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य अपने स्वयं के अनुभवों के आधार पर भाषा को सृजनात्मक कार्यों में व्यवहार के रूप में लाना है। देखिए, जितना ज़्यादा बच्चा भाषा का प्रयोग करेगा, उसे अपने व्यवहार में लेकर आएगा, उतना ही उसकी भाषा पर उसकी पकड़ बनती रहेगी। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा का यही उद्देश्य रहता है कि बच्चा उसको अपने व्यवहार के रूप में लेकर आए, उसको इस्तेमाल करे, भाषा को जितना हो सके उतना इस्तेमाल करे। तो यही उसको सिखाना होता है। और इस तरह की जो वर्डिंग रहती है, जैसे व्यवहार में लाना, सृजनात्मक, इस तरह की जो वर्डिंग रहती है ये पॉजिटिव में रहती है। तो शिक्षण विधियों में पॉजिटिव और नेगेटिव वर्डिंग्स पर स्पेशली ध्यान देना होता है। और वैसे मैंने कुछ टैग वर्ड्स एक वीडियो में करवाए भी हैं, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर वो देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो। तो आदि शिक्षण विधियाँ तो आपको वहीं समझ आ जाएंगी जब आप टैग वर्ड्स पढ़ लेंगे। और सीटेट में स्पेशली टैग वर्ड्स का बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ होता है। तो आप वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से जो है वो वीडियो प्ले करके आप देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना, औपचारिक पत्र लेखन, किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना। तो यहाँ देखिए ऑप्शन संख्या 1 जो है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट इसके लिए आंसर हो जाता है। देखिए कितना पॉजिटिव है। सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। तो देखिए, जो निबंध वगैरह लिखना होता है वो 2 से 4 लाइनें या ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लो 10 लाइनें लिखता है बच्चा। और औपचारिक पत्र लेखन में भी वही रटी रटाई बात 2-4 जैसे जो लाइनें होती हैं वो लिख देगा। और पढ़ी हुई कहानी को वो पहले पढ़ लेगा, फिर उसमें अपनी उसकी कोई कल्पना शक्ति नहीं रहेगी, वो वैसे का वैसे उसको पेज पे उतार देगा। बट अगर वो किसी घटना को कहीं देखा है, पढ़ा है या सुना भी है जिसके बारे में, बट वो अपनी इमेजिनेशन लगाकर वहाँ पे काम करेगा, तो वो उसकी भाषा के सहज और स्वाभाविक लेखन को अभिव्यक्त करने में जो है उसकी हेल्प करेगा। तो ऑप्शन संख्या 1 जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण खालिस्तान और खालिस्तान बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साहित्य सराहना, सामाजिक सौंदर्य बोध, साहित्य बोध, सामाजिक राजनैतिक, भाषा साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य बोध, सराहना बोध, ऐतिहासिक। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन संख्या 2 जो है सौंदर्य बोध, साहित्य बोध, सामाजिक और राजनीतिक, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण सौंदर्य बोध, साहित्य बोध, सामाजिक राजनीतिक बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तरह से ये लाइन बनेगी। और ऑप्शन संख्या 2 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे भाषा के आंकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों में समान रूप से हिस्सा ले, भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करे और परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करे, समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सके, अपनी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों का अभ्यास कर सके। तो देखिए, यदि कोई बालक किसी अखबार, मैगजीन या अन्य पुस्तक के माध्यम से इस बात को समझ लेता है कि उसमें लिखा लेख क्या संदेश दे रहा है या उसका क्या आशय है, क्या अर्थ है उस चीज़ का, तो ऐसा बालक उच्च प्राथमिक स्तर की योग्यता दर्शाता है, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले बालक की यह एक अनिवार्य योग्यता है। तो ऑप्शन संख्या 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है? भाषा संसर्ग विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि, आगमन विधि। तो यहाँ देखिए, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4, आगमन विधि। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि जो है आगमन विधि है। और आगमन विधि क्या है आपको मैं बताती हूँ। आगमन विधि का अर्थ होता है पहले उदाहरण बताकर फिर नियम बताना, उदाहरण से नियम की ओर जाना आगमन विधि कहलाता है। जैसे कोई टीचर है, वो बच्चों को पहले जो भी टॉपिक पढ़ाना है उसका पहले उदाहरण बता देंगे। उदाहरण बताने के बाद जब बच्चे बिल्कुल उसके साथ फ्रेंडली हो जाएंगे, उदाहरण को अच्छे से समझ लेंगे, तब उसके बाद फिर नियम बताया जाएगा कि तो बच्चों को ज़्यादा इजी समझ आएगा। तो ये एक मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है आगमन विधि। भाषा संसर्ग विधि में क्या होता है, इसमें जो शिक्षक है वो अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाता, बल्कि छात्रों को व्याकरण से संबंधित कोई श्रेष्ठ पुस्तकों के नाम बता देता है। तो छात्र उन पुस्तकों का अध्ययन करके स्वयं ही व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो वो है भाषा संसर्ग विधि। निगमन विधि जो है ये आगमन विधि की बिल्कुल ऑपोजिट है। ये आगमन विधि मनोवैज्ञानिक है, वही निगमन विधि अमनोवैज्ञानिक मानी जाती है, क्योंकि इसमें पहले नियम रटवाए जाते हैं, बाद में उदाहरण बताई जाती है। तो इसे जो है अमनोवैज्ञानिक विधि माना गया है। सूत्र विधि में क्या है, इसमें क्या किया जाता है कि संपूर्ण व्याकरण को छोटे छोटे नियमों में बांटकर शिक्षण कार्य करवाया जाता है। तो व्याकरण को नियमों में बांटकर फिर शिक्षण कार्य करवाया जाता है, बट इसमें सूत्रों को रटकर व्याकरण ज्ञान दिया जाता है, पर व्यवहारिक ज्ञान की यहाँ पर कमी मानी जाती है। तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है आकलन की औपचारिकता पर, संचार माध्यमों पर, पाठ्य पुस्तक पर या समृद्ध भाषा परिवेश पर। तो देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों का अधिकांश भाषाई विकास उसके समृद्ध भाषा परिवेश पर निर्भर करता है। वह अपने आस पड़ोस, परिवार, मित्र, विद्यालय में से किस इकाई के साथ भाषाई वार्तालाप में सर्वाधिक समय बिताता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समृद्ध भाषा परिवेश पर। जैसा उसको परिवेश मिलेगा वैसे ही वो भाषा सीखता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अपना 7। भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की खालिस्तान सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी खालिस्तान का अभिन्न हिस्सा होती है। ऐतिहासिकता, इतिहास, संस्कृति, बारीकी, व्याकरण, नियमबद्धता या व्याकरण। तो इसमें देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, संस्कृति। देखिए, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृति सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है। तो देखिए, भाषा को सीखने के लिए जो है कल्चर का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे कल्चर में रहेंगे वैसे ही भाषा
सीखेंगे। अभी जैसे पीछे भी क्वेश्चन था कि परिवेश का इफ़ेक्ट आता है भाषा पर, तो वैसे ही कल्चर का भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। परिवेश और कल्चर ये मान लीजिए कि एक जैसे ही माने जाएंगे। जैसा इन्वायरमेंट होगा, जैसे वो कल्चर में रहेगा, उसी तरह की भाषा सीखेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक ज़रूरी है? तो देखिए, कक्षा 8 के बच्चों को पढ़ाना है आपको, तो उनके लिए साहित्य का चयन करना है, तो किन बातों का आप ध्यान रखेंगे? बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर, अच्छे साहित्य के प्रकाशक या लेखक, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। तो देखिए, ऑप्शन संख्या 4 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषता और भाषा प्रयोग की क्षमता ही उनको साहित्य के चयन में सहायता करती है। तो बच्चों की जो विशेषताएं हैं, जो मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं और उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता, ये ना हो कि वो उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता बहुत कम है और हम बहुत ज़्यादा हाई फाई साहित्य की बुक्स उनको हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जैसी उनकी क्षमता है, जैसी उनकी एबिलिटी है, उनके स्तर के हिसाब से ही साहित्य का चयन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती हैं। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? कविता को गद्य में परिवर्तित करवाने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है। कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए। कविता में अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए। कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। तो देखिए, किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4, कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। किसी भी कविता का एक जैसा भाव नहीं होता, बल्कि सभी अलग अलग भाव की ओर केंद्रित होती है। किसी में देशभक्ति का भाव है, तो किसी में करुणा, तो किसी में श्रृंगार रस का भाव होता है, और प्रत्येक की संरचना या रचना भी अलग अलग होती है। तो ऑप्शन संख्या 4 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आप सस्वर पठन पर अनिवार्यतः बल देंगे? आत्मकथा, एकांकी, जीवनी या यात्रा वृतांत? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2, एकांकी। एकांकी विधा में जो है विभिन्न पात्रों का अहम योगदान होता है। जब एकांकी को पात्र के अनुसार पढ़ाया जाता है तो उसका सस्वर पठन करना होता है, और अगर जीवनी, आत्मकथा या यात्रा वृतांत पढ़ाएंगे तो उनमें ऐसा नहीं होता, उन्हें सिर्फ एक लेख की तरह ही पढ़ना होता है। पर एकांकी में सस्वर पठन अनिवार्यता हो जाता है, और अगर इस तरह से पढ़ाया जाएगा तो बच्चों को इंटरेस्ट भी आएगा। तो इसके साथ ही हमने शिक्षण विधियों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सीटेट के लिए और सभी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट जो रहते हैं वो हमने 10 प्रश्न आज कर लिए, और आगे की सीरीज़ में हम 10 प्रश्न और करेंगे, तो आपका अच्छा अभ्यास हो जाएगा। और सीटेट में आने वाले प्रमुख दार्शनिक और उनके सिद्धांत जो सीडीपी में मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने करवाए हैं, उनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा सीटेट के लिए। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही एक ऐसे ही वीडियो के साथ, और अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही। राम राम, धन्यवाद।